गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चे हमने अपना फर्दर स्टाफिंग का टॉपिक करना है, दैट इज़ एक्सटर्नल सोर्स। अब रिक्रूटमेंट के हमने दो सोर्सेज डिस्कस किए थे, एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल हम ऑलरेडी कर चुके हैं डीप में प्रोसेस, और आज हमने करना है बच्चे एक्सटर्नल सोर्स। अब इसमें क्या होगा कि जो हम लोगों को हायर करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हम अपनी वेकेंट जॉब्स को फिल करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब हम बाहर से लोगों को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। जनरली बच्चे सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल एक्सटर्नल सोर्स ही होता है, क्योंकि कोई भी एंटरप्राइज सिर्फ अपने इंटरनल सोर्सेज को यूज़ करके अपनी सारी वैकेंसीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी वेल सेटल्ड नहीं होती कि अपनी सारी वैकेंसीज़ को वो विद इन द जो उसके विद इन द एम्प्लॉयज़ हैं उनको यूज़ करके वो अपनी वैकेंसीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकती, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो बिग है चाहे वो स्मॉल है, उसको एक्सटर्नल सोर्स की नीड होती है। अब बच्चे हमने सोर्सेज करने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटर्नल सोर्स के अंडर आती हैं और उनकी क्या क्या प्रोसेसिंग है, ठीक है। फर्स्ट आएगा बच्चे आपके पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का होता है बच्चे, ये बहुत ही इजी मेथड होता है। इसमें सिर्फ ये सिंपल चीज़ होती है, नोटिस हमने एक बनाना होता है और उस नोटिस को हमने नोटिस बोर्ड पे लगा देना होता है। मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं हम, ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही लगाते हैं, मतलब जगह जगह पे नहीं लगाते। क्योंकि ये जो जॉब होती है ना, ये जनरली जो अनस्किल्ड लोग होते हैं या सेमी स्किल्ड लोग होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। मीन्स कोई भी अगर आता जाता, जैसे सपोज़ रोड पे अगर आ जा रहा है तो उसको वो नोटिस बोर्ड पे वो चीज़ दिख रही है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की नीड है, तो बेसिकली वर्कर्स के केस में हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज़ करते हैं। तो जितने भी जॉब सीकर्स होंगे, जॉब सीकर्स का मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो क्या है, असेंबल हो जाएंगे। असेंबल मीन्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा हो जाएंगे ऑन द स्पॉट ही, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर लोगों की नीड है, ठीक है। तो इसमें जो जनरली मैंने जैसे पहले बोल दिया कि वर्कर्स को हम अपॉइंट करते हैं, कैजुअल और बदली वर्कर्स। कैजुअल और बदली वर्कर्स मतलब कि सिर्फ हमें कुछ टाइम के लिए जो वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब जिनको हम डेली वेजेस देते हैं, आप जैसे बोल सकते हो दिहाड़ी पे जैसे लोग हमें चाहिए होते हैं हमारे बिजनेस में भी समटाइम्स, तो उनको जनरली हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। तो ये ऑब्वियस है, इकोनॉमिकल होता है बच्चे, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी कॉस्ट तो लगती नहीं एडवर्टीजमेंट की। जस्ट हमें एक नोटिस बनाना है और उसको एक अपने एंटरप्राइज़ के नोटिस बोर्ड पर ही क्या है, लगा देना है। मतलब जगह जगह पर भी हम उसको नहीं लगा रहे हैं नोटिस को, ठीक है। तो इसमें हमारी कॉस्ट जनरेट होती ही नहीं है जनरली। तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपकी जो कैजुअल वैकेंसीज होती हैं रिलेटिंग टू द वर्कर्स, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ रश ऑफ वर्क और व्हेन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो कि हम कब कैजुअल वैकेंसीज यूज़ करते हैं? व्हेन देयर इज़ अ रश ऑफ वर्क, मतलब हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और वर्कर्स नहीं है, या कोई परमानेंट वर्कर जो एब्सेंट है या चला गया और हमें अर्जेंटली नीड है काम करवाने की, तो हम उस केस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है बच्चे कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है बच्चे, जो जैसे सपोज कर लो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो हर जो पर्सन होता है जिसके पास जॉब नहीं होती, वो अपने जैसे रेज्यूमे होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है और वहाँ पर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, ठीक है। सपोज अगर मैं हूँ, अगर मुझे जॉब की नीड है तो मुझे किसी की कॉल नहीं आ रही है, मैं अलग अलग स्कूल्स या सपोज कॉलेजेस में जा रही हूँ अपने रेज्यूमे लेकर, ठीक है, अपना अप्लाई करने के लिए बेसिकली जा रही हूँ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। तो बच्चे जब उस कंपनी, उस स्कूल को या उस कॉलेज को, ठीक है, या सपोज अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रही हूँ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जब नीड होगी तो वो क्या करेगा, अपनी जो उसके पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं नंबर ऑफ़ पीपल्स की, ठीक है, वो क्या है उनको देखेगा, क्लियर, क्योंकि उसके पास सारा डाटा है कि कौन कितना क्वालिफाई है, कौन कितना एक्सपीरियंसड है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो वैल्यूएबल लगेगा, ठीक है, जो भी पर्सन वैल्यूएबल लगेगा अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको क्या दे देंगे, जॉब दे देंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। अब यहाँ पर हम जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही हैं, बट
हमारे पास लोग आए हैं अपनी एप्लीकेशंस लेकर, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो जब हमें नीड होगी हम उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वैकेंसीज़ को फिल कर सकते हैं। तो ये भी बच्चे आपका इकोनॉमिकल मेथड होता है, इसमें भी आपकी कोई भी कॉस्ट जनरेट नहीं होती। नेक्स्ट देखो बच्चे, एडवर्टीज़मेंट एज यू ऑल नो, जो जनरली अब चलता ही है न्यूज़पेपर्स में या फिर जर्नल्स में या फिर टेलीविजन्स में, हम क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट देते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी स्कूल की हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, किसी भी कॉलेज की हो, जैसे न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स आ जाते हैं टीचिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक अलग से एक पेज दिया होता है जहाँ पर जॉब्स लिखी होती हैं, ठीक है, कि मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस जगह पे एम्प्लॉयज़ की नीड है, ठीक है। या जनरली एक देखो स्पेसिफिक एक न्यूज़ आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है। उसमें क्या होती है, जनरली एम्प्लॉयमेंट की ही न्यूज़ दी जाती हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की या मतलब लोगों की नीड है। तो न्यूज़पेपर्स में या फिर जर्नल्स में, टेलीविजन्स में हम क्या एडवर्टीज़मेंट देते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट मेथड जनरली उस केसेस में हम यूज़ करते हैं जब हमें एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ या फिर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, ठीक है। तो एडवांटेज बच्चे इसका ऑब्वियसली क्या होगा कि देखो इसमें है कि हम एक तो एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, अगर हम एडवर्टीज़मेंट के थ्रू देते हैं तो हमारे पास बहुत से लोग जो हैं कैंडिडेट्स आते हैं। मतलब रिक्रूटमेंट अगर एडवर्टीज़मेंट के थ्रू करते हैं तो हम जो रिक्रूटमेंट जैसे वो बोल रहे हैं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू करते हैं जो टेलीविज़न पे, वो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के डेट में आज आपको पता ही है क्लियरली इस चीज़ का। और एडवर्टीज़मेंट बेसिस पर जब हम करते हैं ना रिक्रूटमेंट, तो फ्लड ऑफ रिस्पांस, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पांस आता है। मतलब जॉब सीकर्स जो होते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है वो लोग ज़्यादा आते हैं, तो हमारे पास चॉइस ज़्यादा हो जाती है बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करने में। क्लियर। देन देखो बच्चा आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने जनरली सुना ही होगा, आजकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बच्चे एक आप कह सकते हो एक खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक इंस्टीट्यूट होता है जिसका काम होता है एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को जिसको चाहिए। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जनरली गवर्नमेंट रन करती है, जहाँ पर जो अनस्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनको फुलफ़िल किया जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। तो इसमें जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं ना, वो खुद को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, जो भी अनस्किल्ड होते हैं या सेमी स्किल्ड होते हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत क्वालिफाइड होते हैं, तो वो अपने आप को क्या रजिस्टर करवाते हैं इन एक्सचेंज के पास। तो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का टच किसके साथ होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन टच होते हैं वो। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर उन्हें जो भी कैंडिडेट चाहिए होता है वो अपनी उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसको दे देते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सही एम्प्लॉय लगता है, ठीक है, सही पर्सन लगता है, तो उसको वो क्या है वहाँ पर जॉब्स दिलवा देते हैं, ठीक है। वैकेंसीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वहाँ पर फिल करवा देती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके सारा मतलब डाटा सेंड कर देती है कि ये वो पर्सन है जो कि एप्लीकेबल है, जो कि अप्लाई कर सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और वर्क भी अच्छा कर सकता है। तो उस केस में मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है लिंक बना देता है किसके बिटवीन द जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, जॉब सीकर जिसको जॉब चाहिए और एम्प्लॉयर जो कि जिसने क्या है जॉब देनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे बस इनकी फ़ीस होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, बाकी इनका जो वर्क होता है एज अ एजेंट ही होता है। तो हाउएवर एट टाइम्स जैसे बोल रहे रिकॉर्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर नॉट अप टू डेट एंड मेनी ऑफ कैंडिडेट्स रेफर्ड बाय देम विल नॉट बी फाउंड सूटेबल। क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, तो इसका जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं होता। तो समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल समटाइम्स होते भी नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट रिलेटेड ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ठीक है, तो इट मीन्स ये फ़ीस तो ज़्यादा चार्ज करती नहीं है एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर्ड करवाने में। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है अगर उनको रजिस्टर्ड करवाना है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो उसकी ज़्यादा फीस लगती नहीं है। तो नंबर ऑफ़ पर्सन अपने आप को जो है यहाँ पर
रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है। तो उस केस में जनरली ये पॉसिबल हो जाता है कि समटाइम्स होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्किल्ड या फिर प्रॉपरली स्किल्ड जो, या फिर अगर सेमी स्किल्ड की बात करें या प्रॉपरली एफिशिएंट पर्सन की बात करें, वो नहीं मिल पाता ज़्यादा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जैसे हमने पहली बात की अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड ही जॉब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब देखो ऑल ओवर हर जगह, मतलब चाहे आप किसी भी कंट्रीज़ में ले लो, स्टेट में ले लो, प्लेसमेंट एजेंसीज आजकल होती हैं। जैसे इंडिया की देखो सबसे मेन एजेंसीज है ABC कंसल्टेंट, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बाकी जो बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं वहाँ पर जो बच्चे कंसल्टेंट और एजेंसीज होती हैं, क्लियर। जैसे दिल्ली में, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है। तो इनमें क्या होता है, इस मेथड में जो भी प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं या मैनेजमेंट कंसल्टेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर क्या करती हैं, पर्सन्स की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही इस केस में करती, ऑर्गेनाइजेशन का लिंक होता है किसके साथ, इन प्लेसमेंट एजेंसीज़ के साथ, ठीक है। तो ये फ़ीस चार्ज करती है जैसे सेम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले केस में होता है, बट ये डिफरेंट इस बेसिस पर है कि ये क्या करती है, खुद ही रिक्रूटमेंट करती है, खुद ही सिलेक्शन करती है पर्सन की, ठीक है। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को वो पर्सन चाहिए होता है उसको दे देती है, ठीक है। मतलब इसमें प्रॉपरली स्किल्ड पर्सनस चाहिए होते हैं, प्रॉपरली जैसे टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजीरियल पर्सनल्स जो होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है, स्पेसिफिकली मिडिल लेवल के लिए और टॉप लेवल के लिए, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज उनका वर्क करती हैं। तो इन एजेंसीज़ के पास कंप्लीट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का क्या होता है, बायोडाटा होता है, ठीक है। और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है तो वो क्या करती हैं, जिनके पास जिन कैंडिडेट्स का डाटा होता है इन एजेंसीज़ के पास, उनकी प्रॉपरली रिक्रूटमेंट करती है, सिलेक्शन करती है और उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में भेजती है, ठीक है। तो जैसे भी देखो पहले मैंने बोला है कि क्या है ये, हर एक स्टेट लेवल पर और कंट्री में होती है, तो नेशन वाइड सर्विस है ये, ठीक है। क्योंकि क्या ये मैच करती है पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। मतलब जिसको जॉब चाहिए और जिसने जॉब देनी है उनको क्या करती है, मिलवाती है, ठीक है। दे मेंटेन डाटा बैंक ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड थिंग्स एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स टू रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सनल। अब ये क्या शो कर रहा है कि प्लेसमेंट एजेंसीज़ के पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का डाटा होता है, तो ये क्या करती है, उस डाटा को प्रॉपरली मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू, मतलब जिनकी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस और स्किल बेसिस पर क्या करती है, डाटा बनाकर रखती है, ठीक है। जिनकी क्वालिफ़िकेशंस पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पर है या वो ज़्यादा स्किल्ड है, उनका अलग एक डाटा बना के चलेगी, ठीक है। और जो थोड़े कम क्वालिफाइड हैं या थोड़े कम स्किल्ड हैं, उनका अलग डाटा, मतलब प्रॉपर एक डाटाबेस बनाकर चलती हैं। और कंपनी के बिहाफ पे ये क्या करती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर देती हैं जॉब की, ठीक है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब पर्सनस की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके बिहाफ पे एडवर्टीज़मेंट भी कर देती है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्वायरमेंट। कैंपस रिक्वायरमेंट आई होप आप सबको पता ही होगा। बच्चे देखो कैंपस रिक्वायरमेंट वो होती है कि जो भी बिगर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, या जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं, या बिगर कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर क्या होती हैं कि नंबर ऑफ़ कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन आती हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, ठीक है। उसको हम कैंपस रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं, मतलब हम कहीं नहीं जा रहे, कैंपस जो है वो हमारे पास हम, मतलब जो लोग हैं हमारे कैंपस में आ रहे हैं। हमारे कैंपस में आने का मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, हमारे कॉलेज में आ रहे हैं हमारी रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो ये वाली रिक्रूटमेंट भी बच्चे जनरली टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजीरियल जॉब्स में यूज़ की जाती है। जैसे मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे मेरी कज़न है, ठीक है, तो वो यहाँ पर फिरोज़पुर में SBS कॉलेज में पढ़ती थी। तो इन्फोसिस वाले आए तो वहाँ पर उसकी क्या करके गए, रिक्रूटमेंट करके गए, क्योंकि वो खुद कैंपस में आए, उसकी वहाँ पर सिलेक्शन होगी। देन आफ्टर दैट उन्होंने बैंगलोर में 6 मंथ्स उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की और अब वो चंडीगढ़ में इन्फोसिस के इंस्टीट्यूट में वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है वो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, उस कॉलेज कैंपस में या जो भी प्लेसमेंट सेंटर है वहाँ पे विज़िट करते हैं,
ठीक है, जो ज़्यादातर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ पर लोगों की क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। बच्चे ध्यान दो, ये वाला वर्ड है मीन्स रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ उनको चूज़ करके लेके जाते हो। अगर वो अपनी वर्किंग सही करेंगे ट्रेनिंग टाइम पर तो आप उनको सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देने की, कंपनी ने विज़िट किया है आईआईटी का इंस्टीट्यूट या आईआईएम का इंस्टीट्यूट, मतलब ये कैंपस हैं, ठीक है। सपोज जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम एग्जांपल ले लें, पंजाबी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, या नॉर्मली हम कॉलेजेस अपने नियर बाय कॉलेजेस की भी एग्जांपल लें, तो यहाँ पर जो कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, ठीक है। बट ये बच्चे कॉलेज लेवल और इंस्टीट्यूट लेवल पर होता है, जहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेक्स्ट चीज़ है बच्चे, ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है, ये होता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है, हम कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करते, इसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, हम उन्हीं को बोलते हैं कि वो कोई भी सूटेबल पर्सन रिकमेंड कर दे, या अपने फ्रेंड्स में से या रिलेटिव्स में से जो कि है इस वैकेंसी में काम कर सके, ठीक है, मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके और जो इस जॉब के क्या है अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब इस जॉब के अकॉर्डिंग ही जो क्या है वर्क करेगा। तो इसमें जो एप्लीकेंट्स को जो सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज़ बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशेंटली नोन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेंट्स को लिया जाता है तो हम ये सोच के लेते हैं लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज़, मतलब अगर सपोज़ हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, अगर वो सही है, ठीक है, तो हमें लगेगा कि अगर ये पर्सन कोई और लेके आएगा सपोज़ अपनी फ्रेंड्स में से, रिलेटिव्स में से, तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो इट मीन्स वो हमारे जो मीन्स अगर उसका बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड उसका ऑब्वियसली अच्छा होगा, उस पर्सन का जो भी हमारे यहाँ पे अगर काम कर रहा है, अगर वो खुद अच्छा तो उसका बैकग्राउंड भी अच्छा होगा, बैकग्राउंड इन द सेंस कि उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो वो एक अच्छा ही एप्लीकेंट हमें क्या है बताएगा, ठीक है। और इस केस में जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम प्रॉपरली उस एम्प्लॉय को देखें कि वो एफिशिएंट है हमारे वर्क के लिए या नहीं है, क्लियर। क्योंकि देखो जो एम्प्लॉय उसको रेकमेंड करेगा उसे प्रॉपरली पता ही होगा कि हाँ वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इस केस में अगर वो ऐसे एम्प्लॉय को हायर करेगा जो कि प्रॉपरली उस जॉब के लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस है तो उस एम्प्लॉय की आप बोल सकते हो कि उस एम्प्लॉय की जो भी इमेज है ऑर्गेनाइजेशन में वो डाउन जाती है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो होता है वो जो सही पर्सन है ऑलवेज़ उसी को ही रिकमेंड करता है ताकि उसकी जॉब ना खतरे में पड़े, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमें अलग से प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है अगर वो एम्प्लॉय अगर अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड में से किसी को लेके आ रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू द जॉब ही होगा। देन आता है बच्चे लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी आपका बच्चे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर के साथ काम करता है। इसमें क्या होता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बेसिकली इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ठीक है, जिनको हम एजेंट या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो जो भी हमारा काम होता है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो उस केस में हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ही होता है। जब हमें नीड है कि हमने डेली बेसिस पे कोई काम करना है, जैसे हमने उसमें अभी देखा था जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में था, ठीक है। बट इसमें केस थोड़ा ये डिफरेंट हो जाता है कि इसमें लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद जो क्या है वर्कर्स लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर। तो उसमें क्या है, जैसे मैं पहले बोला कि इसमें अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मतलब बहुत जल्दी अगर हमें नीड है वर्कर्स की, तो जो भी हमारी कंपनी का लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कौन होता है, एम्प्लॉय होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो खुद ऐसे पर्सनस रिक्रूट करके लाता है जो मतलब जिसके वो नोन होता है, ठीक है। और क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स हैं तो हम उनको क्या है हायर कर लेते हैं, जैसे डेली वेजेस सिस्टम हो गया इसमें भी, ठीक है। तो इस केस में समटाइम्स देखो ये होता है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो ही जो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर गया तो उसके पीछे जितने भी वर्कर्स आए हैं वो भी क्या है ऑब्वियसली चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जिन्होंने उसको जॉब दिलाई है उन वर्कर्स को, अगर वो ही वहाँ पर अब नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वो भी वहाँ से क्या है चले जाएंगे। तो ये बेसिकली लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये स्मॉल बेसिस पर ही होता है जहाँ पे अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमें, ठीक है। देन है बच्चे वेब पब्लिशिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है इस डेज में। वेब पब्लिशिंग आपने सबने देखो naukri.com या फिर shine.com का नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली बच्चे वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर
जितने भी जॉब सीकर्स हैं, मतलब जिनको जॉब चाहिए, वो खुद को वहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं, मतलब अपना प्रॉपर जो बायोडाटा वहाँ पर देते हैं, ठीक है। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी क्या करती हैं, इन वेबसाइट्स के साथ या लिंकअप होती हैं, ठीक है। मतलब जब भी उन्हें वैकेंसीज़ की नीड होती है तो वो क्या करती हैं, इस वेबसाइट्स पर जाकर चेकआउट करती हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा जो ऐसा पर्सन है जो वर्क वहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो आजकल जो जनरली मेन टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका जो इन्वायरमेंट है, तो जनरली अब वेब पब्लिशिंग ज़्यादा चलती है, क्लियर। तो ये बच्चे टाइप्स थी आपकी, सोर्सेज थे आपके एक्सटर्नल सोर्स जिनसे आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो बाहर से लोगों की। तो ऑब्वियसली देखो बस इसके मेरिट्स क्या होंगे बच्चे, जो इंटरनल सोर्स के डीमेरिट्स थे वही इसके मेरिट्स बन जाएंगे। लाइक क्वालिफाइड पर्सनस की, अगर हम बाहर से देखो अप्लाई करवा रहे हैं जॉब्स को, तो हमें ट्रेंड पर्सनस और क्वालिफाइड पर्सनस मिलेंगे। वाइडर चॉइस, अब एक्सटर्नल सोर्स है तो हम लोग नंबर ऑफ़ लोगों को बोल रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, तो हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, हम अच्छा पर्सन जो क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश टैलेंट आएगा, ऑब्वियस है कि देखो अब जो न्यूली ब्लड होगा, मतलब जो न्यूली अभी पढ़ के निकले हैं वो ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, जो आप बोल सकते हो करंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करना जो है जानते होंगे, ठीक है। मतलब वो फ्रेश टैलेंट होगा, फ्रेश उनके आइडियाज़ होंगे। तो अगर हम इस बेसिस पर रिक्रूटमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्रेश टैलेंट आता है। एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होगा नो डाउट, बट हमारे पास फ्रेश जो है टैलेंट आ जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन आता है बच्चे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ऑब्वियसली देखो अब एक्सटर्नल कैंडिडेट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स आएंगे, तो इंटरनल कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, उनके साथ compete करना पड़ेगा। और बेसिकली ये भी है कि अगर हम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स लेके आ रहे हैं तो उनका आपस में भी कंपटीशन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वाइडर चॉइस हो जाती हैं और सब अपना बेस्ट देंगे सिलेक्ट होने के लिए। तो ये होती है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। और क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम हायर कर रहे हैं लोगों को, तो इंटरनल जो कैंडिडेट्स हैं अगर तो उन्हें लगेगा कि जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं या बहुत अच्छा हमसे काम कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो भी क्या करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन बच्चे डीमेरिट्स इसके क्या होंगे, लाइक डिससेटिस्फैक्शन, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें डिससेटिस्फैक्शन आती है कि हमें हायर जॉब्स के लिए नहीं रखा गया, तो उनमें समटाइम्स जो डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट है वो आ ही जाता है, ठीक है। लेंथी प्रोसेस होता है, एज यू ऑल नो कि टाइम कंज्यूमिंग है। आपको नंबर ऑफ़ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऐसे हैं जहाँ पर आपको पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने एडवर्टीज़मेंट की एग्जांपल ली, या प्लेसमेंट एजेंसीज़ की एग्जांपल ली, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की एग्जांपल ली, तो आपको फ़ीस उनको पे करनी पड़ती है। कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। अब वैसे दोनों चीज़ें आएंगी, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है और कॉस्टली भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आप एडवर्टीज़मेंट करते हो तो उस केस में आपका कॉस्ट जनरेट होता ही होता है, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स दोनों हो गए हैं। अब जो उनका डिफरेंस है वो बच्चे आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि ईजी है, आप ईज़िली हो भी जाएगा आपसे, क्योंकि हमने कम्प्लीटली इंटरनल रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट दोनों कर लिए हैं, तो आप इजीली इनका जो डिफरेंस है वो कर सकते हो, क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।